जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सेमेस्टर 6 के पेपर आपका जो 11th है उसमें आपको पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेसन्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा की थी और पिछले वीडियो में मैंने उसको बताया भी था। उसके बाद मैंने बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, क्योंकि रिसर्च का ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं क्या होती हैं, तो इस पर भी वीडियो उपलब्ध है। लेकिन आज जो आपका इंपॉर्टेंट यूनिट 4 में उसमें देखिएगा आपका 11th पेपर में ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सैंपलिंग मेथड। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं सैंपलिंग मेथड। अब चूंकि सैंपलिंग मेथड का मतलब क्या होता है, तो सैंपलिंग मेथड का मतलब ये होता है, सैंपल का मतलब होता है प्रतिचयन, इसको कहते हैं प्रतिचयन, और मेथड को कहते हैं आपको विधि या तकनीक। तो चूंकि यह जो सैंपलिंग मेथड है आज का हमारा टॉपिक, जिसका मतलब होता है प्रतिचयन विधि। अब सिंपल सी बात है कि पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि यह प्रतिचयन क्या होता है, यह सैंपलिंग मेथड क्या होता है, या सैंपलिंग तकनीक क्या होता है। एक सिंपल सी बात है कि जब आप जाते हैं दुकानों में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया मुझे कपड़ा लेनी है, तो बोलता है कि किस तरह का, तो आप बोलते हैं कुछ सैंपल निकाल दीजिए। तो आप कुछ सैंपल निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उस दुकानदार के पास हजारों तरह के जो है कि उसके पास डिजाइन है, तो वह आपको हजारों डिजाइन दिखा नहीं सकता है, बल्कि जो है कि कुछ सैंपल आपके सामने रखता है, 2 4 10 रखता है कि भैया आप इसको देख लो, इसी तरह के मेरे पास है, तो आगे कहिएगा तो मैं निकालूंगा। तो वो सैंपल आपको दिखाता है। तो एक तो होता है ये सैंपल, सैंपलिंग। दूसरा सैंपल ये होता है कि इस क्लास को करने वाले बहुत सारी जो है कि लड़कियां इसमें शामिल है, स्टूडेंट शामिल है, तो आप लोग भी खाना बनाते हो, और जो लोग घर में कुकर में खाना ना बनाकर किसी पतीली में किसी हांडी में बनाता है और चावल बना रहा है, तब चावल जब वो पक जाता है तो उसकी जांच आप करते हैं कि एक चम्मच से उस चावल के 1 या 2 दाने को निकालते हैं और उसके बाद उसको मसलते हैं, और अगर वह चावल का दाना मसला जाता है तो आप समझ जाते हैं कि पूरी हांडी की चावल पक गई। मतलब आपने ये अनुमान लगा लिया कि आपकी हांडी की चावल पक गई है, बल्कि आपने ये नहीं किया कि हांडी के पूरी चावल को आपने नहीं मसला, केवल 2 3 को जो है अपने मसलने के बाद ये अंदाजा लगा लिया। तो ये भी एक सैंपलिंग मेथड होता है। तो इसी तकनीक से हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में, शोध कार्यों में, उसमें ये सैंपलिंग टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका इस्तेमाल हमारे सांख्यिकी विधियों के तहत आती है। अब रही बात कि यह जो सैंपलिंग मेथड होता है ये कितनी तरह का होता है, तो ये 2 तरह का होता है, यानी इसके टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और दूसरा हम लोग कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड या तकनीक। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है, उस प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं इसको? प्रायिकता हिंदी में कहते हैं इसे प्रोबेबिलिटी को। और गैर प्रायिकता जो होती है, एक होता है गैर प्रायिकता, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी बॉक्स में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह कलर के जो है कि 4 कलर का उसमें 100 बॉल्स डाले गए हैं, या हमको नहीं पता कि कितना बॉल डाला गया, लेकिन ये 4 कलर उसमें शामिल है, और आप 4 बार में
एक एक को निकालना है, तो अगर आप निकालते हैं तो 2 बार मान लीजिए कि रेड कलर का निकलता है, एक बार ग्रीन निकलता है, एक बार येलो निकलता है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स करते हैं कि इसमें लगता है कि रेड कलर के बॉलों की संख्या ज्यादा, यानी आपको 4 मौका दिया गया, 2 बार रेड निकला, एक बार ग्रीन निकला, एक बार येलो निकला, इसका मतलब कहते हैं कि 50% उसमें रेड है और उसमें 25% ग्रीन है, 25% येलो है। तो ये आपने एक प्रायिकता निकाला, एक आपने संभावनाएं निकाला, एक आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो अब चूंकि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये जो प्रायिकता होती है, तो एक्चुअली में ये प्रायिकता भी कई तरह के होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी भी जो है सैंपलिंग टेक्निक के तहत कई तरह के होते हैं। इसमें पहला जो होता है वह हमारा होता है क्या चीज, सिंपल रेंडम। एक हमारा होता है सिंपल रेंडम, सिंपल रेंडम। अब चूंकि ये जो सिंपल रेंडम है इसको कहते हैं सरल यादृच्छिक, हिंदी में इसको कहते हैं सरल यादृच्छिक तकनीक, ठीक है। इसमें जो दूसरा होता है वह क्या होता है भाई, तो वह होता है स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड। तीसरा हमारा इसमें क्या होता है, इसमें तीसरा हमारा होता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक। और चौथा हमारा क्या होता है, क्लस्टर, क्लस्टर। तो ये जो 4 है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो चारों शामिल है, सिंपल रैंडम सैंपल भी शामिल है, स्ट्रैटिफाइड सैंपल भी शामिल है और सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड भी शामिल है और इसमें क्लस्टर सैंपलिंग मेथड भी शामिल है। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब इसमें ये सिंपल रैंडम क्या होता है, एक एक को आप देख लीजिए। तो चूंकि इसमें ये जो सिंपल रैंडम जो होता है ये क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपको सरल यादृच्छिक। तो सिंपल रैंडम का क्या मतलब होता है, रैंडम का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई पॉपुलेशन है, कहीं की आबादी मान लीजिए कि 100 है, 100 आबादी है, तो हमने क्या किया कि इसमें से रेंडमली, इसमें से हमने चयन कर लिया। या मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, इसमें गर्ल्स स्टूडेंट है सपोज मान लीजिए कि 20, तो हमने रेंडमली क्या किया कि बुला लिया इसमें से, इस 20 में से एक हमने किसी आर नाम से बुला लिया, दूसरा हमने किसी एम नाम से बुला लिया, तीसरा हमने किसी पी नाम से बुला लिया। यानी रेंडमली हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट को 3 को हमने बुला लिया रेंडमली, हमको नहीं पता। मैंने कहा कि चलो तुम आ जाओ, मैंने कहा तुम आ जाओ, मैंने कहा तुम आ जाओ, 3 लोगों को मैंने बुला लिया। और अब इसमें हमने देखा, इनसे क्या किया, हमने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा, कोई मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, तो आर ने कह दिया कि ढाका में। मैंने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, उसने कह दिया ढाका में, यानी कि इसने आंसर गलत बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, पी से मैंने पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि यूएसए की कैपिटल कहाँ है, तो इसने कहा वाशिंगटन डीसी है, यानी इसने सही आंसर बताया। और एम से मैंने पूछा कि अच्छा बताओ कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो इसने काठमांडू की जगह कह दिया, इसने कोलंबो है, तो इसने भी गलत बताया, यानी इसका भी आंसर गलत। तो हमने 3 लोगों को बुलाया और इसमें केवल एक ने आंसर सही दिया। तब हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 20 लड़कियों में से कुल कितनी लड़कियां जो है तेज हैं या अच्छी स्थिति में है और बाकी की स्थिति क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रैंडम सैंपलिंग मेथड होता है, रैंडमली हम बुला लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमारा जो दूसरा इसमें है वो ये हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं स्तरित विधि। अब इसको क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है कि 100
लोग हैं और ये अलग अलग उम्र के हैं। क्या है? ये अलग अलग उम्र के हैं। तो हमने क्या किया कि इसका कॉलम बना दिया और हमने कॉलम बनाया, इसमें मान लीजिए 4 कॉलम, यानी 25 साल से जो कम उम्र वाले हैं, इसको मैंने बताया 50 साल से कम उम्र वाले हैं, इसमें हमने 75 साल से कम उम्र वाले और इसमें 100 से कम उम्र वाले, इनको मैंने बताया। अब अगर हमको किसी डिजीज पर हमको अगर देखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इस 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें कितने लोग, मान लीजिए कि कोई डिजीज आई है, तो उस डिजीज से सपोज मान लीजिए कोविड ही आया था, कोरोना वायरस आया था 19, कोविड-19। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड किया और मैंने देखा कि 25 साल से कम उम्र वाले हैं, इसमें कितने लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं, तो पता चला कि 5। 26 से 50 साल वाले को हमने देखा तो इसमें पता चला कि 10 लोग जो है ग्रसित थे। उसके बाद हमने देखा कि 51 से 75 साल की उम्र वाले जो हैं, इसमें कितने लोग ग्रसित हैं, तो पता चला कि 15। और मैंने देखा कि 75 से अधिक और 100 तक की उम्र वाले कितने लोग ग्रसित हैं, तो पता चला कि इसमें 25। तो इस तरह से जब हम लोग, संख्या तो ज्यादा है लेकिन मान लीजिए कि संख्या अगर हजारों में है, सपोज हजारों में है तो हमने इस तरह से ये किया, या 100 में है तो हमने इस तरह से किया। तो अगर 100 लोगों का हमने सैंपल यहां लिया तो उनको बना दिया कि उस उम्र वाले की क्या स्थिति है, कितने लोग टोटल इसमें ग्रसित हैं, तो हमने क्या देखा कि इतने लोगों को देखने के बाद वहां की जितनी आबादी है उसके बारे में हम एक सर्वेक्षण कर लेते हैं, हम उसका एक सैंपल ले लिए और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ के कितने लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं। तो इस तरह के तकनीक हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं और विशेष रूप से हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के तहत और उसमें भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड के तहत इसका यूज करते हैं। तो जाहिर है कि रिसर्च में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा जो तीसरा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के तहत, वो ये है, इसका नाम है सिस्टमेटिक। इसका नाम क्या है? सिस्टमेटिक सैंपलिंग तकनीक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से। हमने व्यवस्थित तरीके से क्या किया, मान लीजिए मेरे पास 100 लोग हैं और हम 100 लोगों में से हमको सैंपलिंग मेथड के तहत जो है हमको सिस्टमेटिक सैंपलिंग करना। तो हमने क्या किया, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। एक लाइन में हमने क्या किया, खड़ा कर दिया। ऐसे सब लाइन में एक कतार में लग गए हैं और इसमें से हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले को हमने लिया, फिर 10वें नंबर पर जो है उनको लिया, फिर 20वें नंबर पर है उनको लिया, फिर 30वें नंबर पर है उनको लिया, फिर 40वें नंबर पर है उनको लिया और इस तरह से होते होते हम लोग जो है कि जो 100 नंबर पर है उनको लिया। यानी कि प्रत्येक 10वें आदमी को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। यानी 10वें नंबर एक को सिलेक्ट किया, फिर 10वें पे है उनको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद 20वें पे है उनको सिलेक्ट किया, फिर 30वें पे, फिर 40वें पे, फिर 50 पे, इस तरह 60, 70, 80, 90 और जो 100वें पर उसमें, यानी 100 लोगों में हमने केवल 10 लोगों को सिलेक्ट किया, यानी 10% लोगों को हमने सिलेक्ट किया। और इन 10% लोगों से हमने क्या किया, हमने प्रश्न पूछा या हमने यहाँ की समस्याओं के बारे में, इनके बारे में मैंने ज्यादा चाहा कि आपकी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके जो है कि कृषि अगर बर्बाद हुआ है तो क्या क्या बर्बाद हुआ है, इन 10 लोगों से हमने पूछ लिया। इन 10 लोगों ने जो अपनी बातें बताई, जो समस्याएं बताई, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने जो सैंपलिंग विधि का प्रयोग किया, यहां पर जो हमने सैंपल सर्वे किया, उसे हमको ये रिजल्ट सामने आता है। तो ये हमारा होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड के तहत इस तरह के रिसर्च मेथोडोलॉजी में इस्तेमाल किया जाना। तो ये तो हमने आपको देखा कि ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड हो गया। और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा होता है क्लस्टर मेथड। चौथा हमारा होता है क्लस्टर सैंपलिंग। अब मान लीजिए
कि यह कोई विलेज है, यह कोई क्या है, गांव है, या मान लीजिए विलेज, डिस्ट्रिक्ट है सपोज मान लीजिए, और इस डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन है, तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग हमने क्लस्टर में इसको बांट दिया, अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया। मान लीजिए कि इसमें जो है कि 100 लोगों का गांव है, ये 105 लोगों का गांव है, ये 100 लोगों का गांव है, ये 111 लोगों का गांव है, ये 125 का है, ये 100 का है। इस तरह से हमने देखा कि एक क्लस्टर में हमने इसको क्या किया, हमने क्लस्टर में इसको बांट दिया। अब ये हमारा जो क्लस्टर ये अलग अलग बट गया है, तो इसमें से हमने क्या किया, 2 आदमी का सिलेक्ट किया, इसमें से 2 को ले लिया, इसमें से 2 को ले लिया, इसमें से 2 को ले लिया, इसमें से भी 2 लोगों को लिया, इसमें से भी 2, इससे भी 2 लिया हमने, इससे भी 2 लिया, इससे भी 2, इससे भी 2 लिया हमने, इससे भी 2 लिया और इससे भी 2। यानी ये 2 लोगों को जो मैंने सिलेक्ट किया, तो एक्चुअली में ये 2 लोग जो है ये 100 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 100 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी जो जितना सिलेक्ट किया वो टोटल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्हीं से यहाँ के लोगों की स्थितियों के बारे में हम पूछ लेते हैं कि भैया आपके यहाँ कौन कौन सी समस्या है, क्या चीज है, आपके यहाँ कितने लोग हैं, और पूरे गांव के उस पूरे जिले के बारे में जो है हम इस मेथड के तहत, क्लस्टर मेथड के तहत भी हम जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। अब चूंकि आपने जो सिंपल ये मेथड जो देख रहे हैं, आखिर इसका लाभ होता क्या है, इसका क्या फायदा, हम क्यों करते हैं, इसलिए हम लोग सिंपल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस सिंपल तकनीक से पहली बात तो ये है कि हमारा समय का बचत होता है। अगर मैं जाऊं आपको, अगर मैं टास्क दूं कि भैया ऐसा करो कि आप जाओ अमुक गांव में, उस गांव में 1000 लोग हैं और हर एक घर से उनके घर में क्या क्या समस्या है उसके बारे में पूछ के आओ, या गांव की क्या समस्या है उस घर से पूछ के आओ, और हर घर में जाओ, 1000 लोग हैं, तो पता चला कि 1000 लोग से आपको बारी बारी से विजिट करने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन वही आपने सेलेक्ट कर लिया एक एक आदमी को, उस गांव से 2 आदमी को, तो पता चला कि जो आपका काम 2 महीना में होता, 1 महीना में होता, आप जो है कि आधा से 1 घंटे में उस काम को आपने निपटा लिया। तो पहली चीज की सैंपलिंग मेथड से आपको फायदा हुआ टाइम का, यानी सेव ऑफ टाइम हो गया, टाइम का, समय का बचत हो गया। दूसरा आपको फायदा क्या हो गया, दूसरा चूंकि ये होगा कि चूंकि वहां 2 महीने तक आना जाना, रहना, खाना पीना सारी चीजें हैं, तो पैसे ज्यादा लगेंगे, तो मनी भी सेव होगा, मनी की भी बचत होगी। और चौथा हमारा जो होगा, हम 30 दिनों तक जो परेशान रहेंगे, धूप हो, गर्मी हो, छाया हो, बारिश हो, हर तरह की स्थितियां उसमें जो परेशान रहेंगे, तो कम से कम हमारा जो है कि श्रम बचेगा, लेबर बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो इसका भी फायदा होगा। इसलिए हम लोग इस तरह के मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा हमारा जो मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। अब चूंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी जो मेथड होता है, मैंने कहा कि दूसरा हमारा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस, उसको हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल या सैंपलिंग। दूसरा जो हमारा आता है वह पर्पोसिव आता है या पर्पसेस सैंपलिंग। हमारा जो तीसरा आता है वह कोटा मेथड होता है, वह कोटा सैंपलिंग होता है। और हमारा जो चौथा आता है वह आपको आता है एस्नोबॉल सैंपलिंग। ये 4 तरह का जो है हमारे इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें कन्वीनियंस जो सैंपल है, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधा के अनुसार। तो हम सुविधा के अनुसार जो है कि हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सैंपल करने में उसमें हमारे पास कोई बाध्यता नहीं होती है कि अमुक आदमी को ही करना। वो अपनी सुविधा के अनुसार
हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हमारा होता है ये कन्वीनियंस। अगर मान लिए कि 100 लोग हैं और हमको सर्वे करना है, तो 100 लोगों में से अपनी सुविधा के अनुसार जो है कि हम पूरे गांव में ना जाके स्टार्टिंग के जो है कि 2 घर में जाके करके हम लोग चले आए। तो अपनी सुविधा के अनुसार, चूंकि आगे मान लीजिए कि पानी लगा हुआ है, कीचड़ है, हम नहीं गए, तो इधर ही से हमने क्या किया, सैंपलिंग कर लिया, तो वो हमारी सुविधा के अनुसार हमें क्या किया, एक रिजल्ट मिला। दूसरा हमारा होता है पर्पसेस, यानी कि हमारा पर्पस क्या है, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के केवल शिक्षा के बारे में ही जानना है, तो बाकी समस्याओं से हमको कोई मतलब नहीं, तो हम अपने उद्देश्य के मुताबिक, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, अपने पर्पस के मुताबिक हम क्या करते हैं, प्रति चयन करते हैं, यानी उस तरह का सैंपल करते हैं। और हमारा चौथा जो है वह कोटा सैंपल है, यानी हमको कोटा के अनुसार जो है, सपोज मान लीजिए कि मैं तैयारी करवा रहा हूं, मान लीजिए सपोज मैं आईएएस की तैयारी करवा रहा हूं, सपोज मैं आईएएस की तैयारी करा रहा हूं और मैंने एक टीम बनाया सुपर 30, तो मुझे 30 स्टूडेंट ही चाहिए अपने इस सुपर 30 के लिए, मैं 31वां नहीं ले सकता हूं। अब चूंकि मैं अगर गांव में या कहीं पर मैं गया हूं विद्यार्थियों को सिलेक्ट करने के लिए कि आपको मैं सुपर 30 अपने आईएएस टीम में रखूंगा और आपको जो है कि पढ़ने खाने पीने सारी चीजें मैं फ्री दूंगा, तो आप क्या करते हैं, मैं चयन करता हूं। तो मैंने क्या किया कि चयन कर लिया, मान लीजिए कि 1000 लोग वहां पर उपस्थित हैं और 1000 लोगों में से मैंने 30 को सिलेक्ट कर लिया। मेरा कोटा कितने का है, मेरा कोटा है 30 का। तो 30 का जब कर लिया, तो अगर इसके बाद लाख कोई बड़ा अमीर हो या बहुत बड़ा पावरफुल हो, लाख अगर आकर कहे कि सर हमको भी रख लीजिए, हमको भी रख लीजिए, हम तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा कोटा फुल हो चुका है। तो हमने इस मेथड का प्रयोग किया और यही हमारा कहलाता है कोटा सैंपलिंग। तो अगर हमको जो है कि 1000 लोगों में हमको कोटा सर्वे के तहत जो है कि सैंपलिंग के तहत हमने जो सिलेक्ट कर लिया, वही हमारा मेथड जो है इसके तहत आता है। और हमारा जो चौथा है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि मेरा विद्यार्थी, सपोज मान लीजिए कि मेरा विद्यार्थी है और हमने क्या किया कि अपने विद्यार्थी में से एक को सिलेक्ट किया, मान लीजिए अमन को मैंने सिलेक्ट किया और अमन से कहा कि अमन ऐसा करो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार 2 लोगों को सिलेक्ट करो। तो अमन ने क्या किया, 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, किसी टी को सिलेक्ट किया और किसी एस को सिलेक्ट किया। अब इनको यह स्वतंत्रता है कि ये 3 लोगों को सिलेक्ट करें। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड को इसने सिलेक्ट किया और इसने किया एल एम और एन को। तो चूंकि ये जो मेथड हमारा है, ये मेथड ठीक वैसा ही होता है जैसे आप देखिएगा कि ये आइसक्रीम वाला जो शेप होता है आइस बॉल, तो उस तरह का ये शेप बनता है। नीचे से ऊपर की ओर वह चौड़ा होने लगता है और नीचे नैरो होने लगता है। तो इस तरह की हम लोग जब सैंपलिंग करते हैं, सर्वे करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के तहत, तो इस तरह का हमारा सर्वे कहलाता है आइस स्नोबॉल सैंपलिंग सर्वे। तो स्नोबॉल सैंपलिंग सर्वे, तो इस तरह से आप देखते क्या है कि ये हमारी सैंपलिंग तकनीक में इस 2 तरह का खास तौर पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके जितने भी टाइप्स हैं उसकी मैंने चर्चा भी की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपके अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।